गुड इवनिंग क्लास। सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसे कि पता होगा आपको, कनिष्ठ सहायक में 15 नंबर साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न होंगे, जिसमें से अगर 8-9 नंबर में से आपके अगर 6-7 नंबर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी मेरिट में आ सकते हैं। तो उसी के रिकॉर्डिंग हमारी कनिष्ठ सहायक की आज पहली क्लास आसान से प्रश्न होंगे आज। उसके बाद हम हमेशा आपके लिए प्रश्न लेके आएंगे। देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का है। रक्त एक प्रकार का है, क्या है? उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका तंत्र, संयोजी ऊतक। रक्त क्या है बताइए? रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक। आपका आंसर होगा रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को तो क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। पूछा जाएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका आंसर रहेगा 7.4। मनुष्य शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण, तो रक्त का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा कहाँ होता है? बोन मैरो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? एक विटामिन ऐसा पाया जाता है जिसमें एक धातु होती है कोबाल्ट। कौन सा विटामिन है बताइए? कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है विटामिन B3, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B2, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B1 और चौथा ऑप्शन है विटामिन 12। जिसमें कोबाल्ट होता है, आपका आंसर क्या होगा? विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनो कोबोलिन। साइनो कोबोलिन। साइनो कोबोलिन। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा। कौन सा रोग होगा? प्लेग्रा। दूसरा ऑप्शन देखिए, विटामिन B2। विटामिन B2, इसका अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाता है तो इसका रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन। 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 इसकी कमी से क्या हो जाता है? भार में कमी आ जाती है और हमारी जो त्वचा है वो क्या है? खुरदरी हो जाती है विटामिन B2 की कमी से। तीसरा ऑप्शन देखिए, विटामिन B1। विटामिन B1 का
रासायनिक नाम क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूकेपीएससी में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? तो आपका आंसर रहेगा सी फंक ने क्या किया? विटामिन की खोज की। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील, जल में घुलनशील कौन सा है? बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पहला ऑप्शन है अर्धपारगमय झिल्ली, पारगमय झिल्ली, चयनात्मक पारगमय, अपरागमय। बताइए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आपका आंसर होगा अर्धपारगमय झिल्ली। कौन सा होगा? अर्धपारगमय झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगमय झिल्ली। कोशिका झिल्ली में क्या होता है? जो काम की चीजें होती हैं उन्हीं को अंदर लिया जाता है। कोरोना वायरस क्या करता था? इस कोशिका झिल्ली को मात देकर हमारे शरीर के अंदर चला जाता था, कोशिका झिल्ली के अंदर। अगर आपसे पूछा जाएगा कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सबसे पहले जीवित कोशिका किसने खोजी? पहली जीवित कोशिका, पहली जीवित कोशिका, पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की? पहली जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। दूसरा क्वेश्चन कोशिका झिल्ली से हो सकता है कि पादप और जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? पादप तथा जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली आपके क्या है? कोशिका झिल्ली आपके पादप, कोशिका झिल्ली आपके पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। दूसरा होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति क्या है? पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। पादपों में, जंतुओं में नहीं पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। कोशिका से संबंधित और प्रश्न क्या हो सकते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली, यानी कोशिका को बचाने के लिए आत्महत्या कर लेती है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली, यानी कोशिका को बचाने के लिए आत्महत्या कर लेती है, यह होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। कोशिका का पावर ऑफ हाउस, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? अधातु की बात कर रहा है। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन और चौथा है स्कैंडियम। बताइए आंसर क्या होगा? अधातु की बात कर रहा है। अधातु, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? आपका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन। अगर धातु पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी? पारा। अगर धातु पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? पारा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट। रेबीज का टीका किसने खोजा? रेबीज का टीका किसने खोजा? पहला आंसर है रोनाल्ड रॉस, दूसरा ऑप्शन है लुई पास्चर, तीसरा ऑप्शन है जॉन साल्क और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन। बताइए रेबीज का टीका किस वैज्ञानिक ने खोजा? रेबीज का टीका किसने खोजा? तो किसने खोजा? लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर। पहला ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया? मलेरिया फैलने वाले एनेफिलिया की खोज की। एनेफिलिया की खोज की रोनाल्ड रॉस। दूसरा ऑप्शन है जॉन साल्क। जॉन साल्क। जॉन साल्क ने पोलियो में आईपीवी इंट्रा पोलियो वैक्सीन की खोज की है जॉन साल्क ने। और डॉक्टर अल्बर्ट सेन
ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की है, पोलियो से संबंधित है, डॉक्टर अल्बर्ट सेविन। दूसरा है इंट्रा पोलियो वैक्सीन की खोज की है जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने, दोनों पोलियो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज का टीका किसने खोजा? तो रेबीज का टीका आपके किसने खोजा? लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा। नेक्स्ट अगला, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, पहला ऑप्शन है पारसेक, दूसरा है प्रकाश वर्ष, तीसरा है समुद्री मील और चौथा है खगोलीय इकाई। बताइए, दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई। देखिए, चलिए, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी पूछा है पारसेक। एक पारसेक बराबर क्या हो जाएगा? 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। खगोलीय इकाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? पारसेक। अगला, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड बुखार की पुष्टि निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा की जाती है? टाइफाइड बुखार की पुष्टि निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा की जा सकती है? पहला है ब्यूवेक्स परीक्षण, दूसरा है बिडाल परीक्षण, तीसरा है स्मीयर परीक्षण, चौथा देखिए सी प्रतिक्रियाशील प्रोटीन। बताइए, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? जीवाणु से होता है टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें किस परीक्षण द्वारा इसकी जांच की जा सकती है? बुखार से संबंधित है टाइफाइड बुखार, तो इसकी जांच किससे की जाती है? बिडाल परीक्षण। आपका आंसर क्या रहेगा? बिडाल परीक्षण। नेक्स्ट चलिए, हाँ, माचिस की तिल्ली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऊर्जा रूपांतरण से एक नंबर मान के चलिए, ऊर्जा रूपांतरण से एक क्वेश्चन आना ही है। ऊर्जा रूपांतरण से माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में, तीसरा ऑप्शन देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और चौथा ऑप्शन है ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में।
माचिस की तीली हो गई, कोयला जलाना हो गया, या मोमबत्ती का जलना किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है या किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? बताइए क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में, रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेगा? ऊष्मा में। पहला ऑप्शन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनमो। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत सेल, विद्युत सेल। ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इंजन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा डायोड, प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए, एक दिश धारा में बदलने के लिए तो कौन सा हो जाएगा? डायोड। ये भी याद कर लेना, डायोड। ठीक है। या प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल, सौर सेल प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोरोलॉजी, दूसरा है फाइकोलॉजी, तीसरा है डेंट्रोलॉजी, चौथा है ऑन्कोलॉजी। बताइए, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी देखिए, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किसका? कैंसर का, कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी। दूसरा ऑप्शन देखिए फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी। तीसरा ऑप्शन डेंट्रोलॉजी, इसमें किया जाता है वृक्षों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन किया जाता है डेंट्रोलॉजी में। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? सोरोलॉजी। तो छिपकलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी में, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मटर के पौधे की जड़ में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? भूमि में एक जीवाणु पाया जाता है जो दलहनी पौधों में क्या करता है? नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। तो वह कौन सा है? मटर के पौधे की जड़ में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दूसरा है पेनिसिलिन, तीसरा है राइजोबियम और चौथा है ई कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई। बताइए। ई कोलाई। देखिए, मटर के पौधे की जड़ में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम। आपका आंसर हो जाएगा राइजोबियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। म्यूकरमाइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? रोग से एक क्वेश्चन यहां से भी लेके चलिए, यहां से भी एक क्वेश्चन श्योर है। म्यूकरमाइकोसिस रोग फंक्स किसके द्वारा होता है? ये यूकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। म्यूकरमाइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कवक। कवक। अगर पूछा जाएगा टिटनेस, टिटनेस किससे होता है? तो क्या हो जाएगा? जीवाणु। टिटनेस हो गया। तपेदिक हो गया, तपेदिक यानी टीबी। तपेदिक ये भी किससे होता है? जीवाणु से। काली खांसी, काली खांसी। टाइफाइड, फाइड। टाइफाइड को धनुष टंकार भी कहा जाता है। हमारा शरीर क्या है? धनुष की तरह हो जाता है। सॉरी, टिटनेस में, टिटनेस में क्या है? हमारा शरीर धनुष की तरह हो जाता है, इसे धनुष टंकार भी कहा जाता है। ये सारे रोग किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु के द्वारा। विषाणु जनित रोग, विषाणु, रेबीज। आपका कोविड था, कोरोना यानी कोविड। हेपेटाइट, हेपेटाइट। ये किससे हो रहे हैं? विषाणु के द्वारा। देखिए म्यूकरमाइकोसिस रोग, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कवक। म्यूकरमाइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? कवक। नेक्स्ट देखिए अगला। लिगामेंट जोड़ती है, लिगामेंट जोड़ती है। बोन से क्वेश्चन है, हड्डी से लिगामेंट जोड़ती है। पहला ऑप्शन है अस्थि को अस्थि से। दूसरा ऑप्शन देखिए पेशी को अस्थि से। तीसरा ऑप्शन है पेशी को तंत्रिका से। और चौथा ऑप्शन है त्वचा को पेशियों से। बताइए। लिगामेंट, बोन को बोन से यानी अस्थि को अस्थि से, अस्थि को अस्थि से। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। सबसे लंबी हड्डी, लंबी हड्डी कौन सी होगी? जांग की हड्डी, जिसे हम कहते हैं फीमर। जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? स्टेपिज। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी, स्टेपिज। पेशी को अस्थि से, पेशी को अस्थि से। लिगामेंट जोड़ती है आपके अस्थि को अस्थि से। पेशी को अस्थि से आपका टेंडन, टेंडन। पेशी को अस्थि से कौन जोड़ेगा? टेंडन। और अस्थि को अस्थि से लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते कहलाते हैं। पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है ऑटोफाइट्स। दूसरा ऑप्शन है हेट्रोफाइट्स। तीसरा ऑप्शन है हेलोफाइट्स। और चौथा ऑप्शन है ईपीकार्ड। बताइए। क्या हो जाएगा? हेट्रोफाइट्स। जो भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें कहते हैं हेट्रोफाइट्स।
हेलोपोइड्स समुद्री जल में उगने वाले पौधा, समुद्री जल में उगने वाला पौधा, समुद्री जल में उगने वाला पौधा, समुद्री जल में उगने वाला पौधा कौन सा हो जाएगा? हेलोपोइड्स। अगला देखिए नेक्स्ट। हाँ, पित्त का निर्माण होता है रक्त, यकृत, गॉल ब्लैडर, कोलिसिस्टोकाइनिन। पित्त का निर्माण होता है, बताइए, चार ऑप्शन है, रक्त, यकृत, गॉल ब्लैडर, कोलिसिस्टोकाइनिन। रक्त का निर्माण, सॉरी, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण आपका आंसर हो जाएगा यकृत में। पित्त का निर्माण लीवर में, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ना उड़ने वाला पक्षी है, ना उड़ने वाला पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है, बताइए। पहला ऑप्शन है मोर, दूसरा ऑप्शन है बतख, तीसरा ऑप्शन है हंस और चौथा है ईमू। चौथा ऑप्शन है ईमू। आपका आंसर हो जाएगा ईमू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है ये, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ईमू। या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी भी कौन सा है? ईमू। तो ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा हो जाएगा? ईमू। अगला नेक्स्ट देखते हैं। रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? पहला ऑप्शन है केपलर का नियम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का नियम, तीसरा है रैखिक संवेग का संरक्षण, चौथा है कूलाम का नियम। चौथा क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम। बताइए। ये क्वेश्चन आपने पहले से पढ़ा होगा। तो रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? रैखिक संवेग का संरक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है? पहला ऑप्शन है कुचालक, दूसरा है प्रेरक, तीसरा है चालक और चौथा है अर्धचालक। बताइए। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है? क्या हो जाएगा आपका आंसर? चालक। कुचालक क्या होगा? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो कुचालक होंगे। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है, जैसे लकड़ी, कांच, ये क्या हो जाएंगे? कुचालक। अर्धचालक क्या है? जैसे कैडमियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सारे क्या है? अर्धचालक। कैडमियम, सिलिकॉन, ये अर्धचालक हैं। ठीक है। जब विद्युत प्रतिरोध क्या करता है कि चुंबकीय में ऊर्जा का रूपांतरण करता है, उसे कहते हैं प्रेरक। विद्युत प्रतिरोध क्या करता है? चुंबकीय में ऊर्जा का भंडारण करता है, उसे कहा जाता है प्रेरक। अगला देखिए नेक्स्ट। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है? पहला ऑप्शन है तरल ऑक्सीजन,
दूसरा ऑप्शन है तरल नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है शुष्क बर्फ और चौथा ऑप्शन है तरल अमोनिया। बताइए। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को संग्रहित किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तरल नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? तरल नाइट्रोजन। अगला देखिए, नेक्स्ट। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? पहला ऑप्शन है 32, दूसरा है 64, तीसरा है 24 और चौथा है 8। बताइए। क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा 8। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? पहला है लंबाई, दूसरा है क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, तीसरा है बल गुणा क्षेत्रफल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए। चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा? लंबाई पे भी निर्भर करेगा, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल भी निर्भर करेगा, बल गुणा क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। यानी उपयुक्त सभी, यानी ए बी सी तीनों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या है? लंबाई पर भी निर्भर करेगा, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा और बल गुणा क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं।